नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 का में दिए गए भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में, और फिर एक और बिंदु के ऊपर हम अध्ययन करेंगे जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ अनुच्छेदों के अंतर्द्वंद से उपजी भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को, मतलब कि भारतीय संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, हम उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे उससे किस तरीके के प्रश्न हमें अपनी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। समझते हैं पहला बिंदु अपने आज की कक्षा का, और भाग 4 का में दिए गए मूल कर्तव्य। सबसे पहले ये समझें कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा नहीं रखी गई थी। यह तो बहुत बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया अध्याय है। मतलब हमें अपने मूल संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा मिलती है, मूल कर्तव्यों की नहीं। और अगर हम प्रारंभिकी के सीधे सीधे प्रश्नों की तरफ आएं तो एक तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो ये है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों की अवधारणा को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया। और फिर यह पूछा जाता है कि किस संविधान से प्रेरित होकर हमने ये रखा है। सोवियत संघ के संविधान से, आज का रूस, आज का रशिया, वहां के संविधान से प्रेरित होकर ही हमने मूल कर्तव्यों की अवधारणा को अपने संविधान में जगह दी है। इसी के साथ प्रारंभिकी का एक और प्रश्न के कौन सी समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों का जो एक सूची है उसको बनाया गया है। तो याद रखें, स्वर्ण सिंह समिति। तो भारतीय सरकार ने एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी और उनसे कहा कि मूल कर्तव्य की अवधारणा तो चलो ठीक है, लेकिन कौन कौन से मूल कर्तव्य होने चाहिए आप उसकी अनुशंसा दीजिए, उसकी सिफारिशें हमें दीजिए। तो 3 कथन हम याद कर लेंगे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसके बाद सोवियत संघ से प्रेरित होकर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का भाग जोड़ दिया गया। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मेरे भारतवासियों, भाइयों बहनों, आपने हमारे अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में तो बहुत चिल्ला लिया, अब जरा आप अपने मूल कर्तव्यों की तरफ भी अपना ध्यान लाइए, क्योंकि एक सभ्य समाज में जितना महत्वपूर्ण है मूल अधिकारों की बात होना, उतना ही जरूरी है मूल कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना। समाज का ताना बाना, राजनीति का ताना बाना तभी स्थिर रह पाएगा जब नागरिक अपने मूल कर्तव्य भी निभाएं। 3 कथन हम प्रारंभिकी के तौर पे याद रखेंगे और साथ ही में एक 14 कथन भी प्रारंभिकी प्रश्न के लिए तैयार रखेंगे। वह है यह जो अवधारणा है मूल कर्तव्यों की, यह भारतीय संविधान में गैर न्यायोचित है। मतलब कि जैसे हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखा था कि वो गैर न्यायोचित हैं। अदालतों में, न्यायालयों में केस नहीं किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति अपना मूल कर्तव्य नहीं निभाता है तो। परंतु यह भी याद रखें कि भारतीय संविधान में यह भी प्रदत्त है कि गैर न्यायोचित है। यहां तक तो ठीक है, परंतु अवधारणा यह भी कहती है, मतलब वो लिखा हुआ नहीं है, परंतु अवधारणा यह भी कहती है कि अगर संसद या राज्य के विधानमंडल कोई विधि बना दें, कोई कानून बना दें, तो फिर जो मूल कर्तव्य हैं ये न्यायोचित हो जाएंगे। मतलब कि गैर न्यायोचित तभी तक है जब तक राज्य कानून नहीं बनाता है। यदि राज्य ने कोई कानून बनाया और उसमें मूल कर्तव्य कोई रख दिया गया और उसको ना निभाने की सूरत में कोई दंड का विधान है, तो उस सूरत में मूल कर्तव्य भी न्यायोचित हो जाएंगे। तो भाग 4 का की बात करें, संविधान की बात करें तो गैर न्यायोचित हैं। परंतु यदि संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया, विधि स्थापित कर दी है, तो फिर मूल कर्तव्य को न्यायोचित भी ठहराया जा सकता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं मूल कर्तव्यों की जो श्रेणी है, इसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से। इस वक्त कुल जमा 11 मूल कर्तव्य हैं। शुरुआत में जब 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको लाया गया था तब 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे। तो अंत में हम देखेंगे कि 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। आते हैं इस बात के ऊपर के सूची इस बात की कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यहां पर यह भी ध्यान दें कि प्रत्येक नागरिक
का मूल कर्तव्य है। मतलब कि जो विदेशी नागरिक हैं उनके ऊपर यह भाग मूल कर्तव्य की तरह से लागू नहीं किया जाएगा। तो यही बात है कि जब भी मूल संविधान के अंदर किसी अनुच्छेद के साथ अगर व्यक्ति लिख देते हैं तो फिर वह जो प्रक्रिया उसमें दी गई है या जो सुविधा दी गई है वो भारतीय नागरिकों और जो विदेशी नागरिक हैं उन दोनों को समान रूप से मिलेंगी। परंतु जहां भी किसी अनुच्छेद के साथ लिख दिया जाता है नागरिक, तो वह व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के ऊपर लागू की जाएगी, विदेशी नागरिकों के ऊपर नहीं। तो याद रखें, मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है 51 का अनुच्छेद के अंदर, यह नागरिकों के लिए है। अब सबसे पहले मूल कर्तव्य की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और अगर आप आदर नहीं करते हैं तो जैसे हमने कहा कि संसद के कानूनों द्वारा इनको न्यायोचित भी ठहराया जा सकता है। तो पहले ही मूल कर्तव्य को देखेंगे कि भारतीय संसद ने इसके लिए विधि का निर्माण कर दिया है। एक राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बनाया गया है और इस विधि में यह स्थापित कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान का, राष्ट्र ध्वज का या राष्ट्र गान का अपमान करता है, इसको विद्रूपित करने की कोशिश करता है या फिर इसको जलाने या नष्ट करने की कोशिश करता है या इसको नष्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडात्मक विधि का सामना करना होगा। 3 वर्ष तक का कारावास और साथ में जुर्माना भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है। तो याद रखेंगे, पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का भी पालन करें। अब जितने भी आदर्श इसमें दिए गए हैं, जैसे न्याय है, समता के अधिकार की बात की गई है, या फिर हम स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, तो उन आदर्शों का भी सम्मान करना है। लोकतंत्रात्मक आदर्श जो रखे गए हैं, पंथ निरपेक्ष आदर्श इसके अंदर जो रखे गए हैं, उनका आपने सम्मान करना है। और साथ ही जितनी भी संस्थाएं हैं, वो चाहे भारतीय संसद हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या कोई और संस्था हो, उनका भी सम्मान करना है। और साथ ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गान का अपमान नहीं करना है। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य की तरफ। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी करें। तो जब हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त के जो भी उच्च आदर्श जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को दिशा प्रदान कर रहे थे, प्रेरणा प्रदान कर रहे थे, उन सबको अपने हृदय में संजोएं और उन आदर्शों का अनुसरण भी हमें करना है। अब अगर कोई ये पूछे कि कौन से आदर्शों की बात हो रही है, तो इसमें हम अगर खुले तौर पे देखें तो हम गांधीवाद की अवधारणा की बात कर सकते हैं, या फिर इसी में समाजवादी विचारधारा, ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं हो सकती हैं जो हमारे उस वक्त के बड़े नेता थे, उनकी अवधारणाओं को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। परंतु अगर फिर भी कोई कहे कि ज़्यादा आप हमें तकनीकी तौर पे बताएं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जितने भी मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में और साथ ही भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आप उनमें से किसी का भी जिक्र करें तो वह सभी कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो लोगों की उम्मीदें थी, आस्थाएं थी नए भारत से, ये उन्हीं का एक समायोजन है। तो आप उसका भी जिक्र यहां पर करके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। आपकी कोई भी गतिविधि, आपका कथन ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारत की एकता, अखंडता के विरुद्ध जाता हो। यदि कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करता है या फिर वो धर्म के आधार पर दंगे फैलाने के लिए अपने भाषण और अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करता है, तो याद रखें वह अपने मूल कर्तव्य से हटकर काम कर रहा है। और भारत की अक्षुण्णता को, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आपको प्रयास करने हैं। ऐसे नारे नहीं लगाने हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर वो शर्मसार कर देने वाले नारे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस तरह के नारों का कोई स्थान नहीं है भारतीय संविधान की मूल भावना के अंदर, और साथ ही मूल कर्तव्य का भी उल्लंघन है अगर कोई इस तरह की गतिविधि करता है। तो आगे चलते हैं। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। तो एक तो राष्ट्र की, देश की रक्षा करनी है, और जब भी आह्वान किया जाए तो फिर राष्ट्र के सेवा के लिए भी आप तत्पर रहें। अब एक तो हम जानते हैं कि फौज में जाकर भी राष्ट्र की सेवा की जाती है, परंतु हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि राष्ट्र की सेवा सिर्फ वर्दीधारी सैनिक ही नहीं करते हैं, उनका पूरा सम्मान है। वो तो हम कहें तो उत्कृष्ट, उत्तम तरीके की एक सेवा है, पर इसके
अन्यथा अगर हम तरीके तलाश करने की कोशिश करें तो जो भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की भूमिका निभाता है तो वह भी तो राष्ट्र की सेवा ही कर रहा है, वरन वह तो राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। गांव में आशा दीदी नियुक्त की गई हैं जो गर्भवती महिलाओं को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं। यह भी राष्ट्र सेवा ही है। तो विभिन्न माध्यमों से जब भी आह्वान किया जाए आपको राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना है। आगे चलते हैं और देखते हैं भारत के सभी लोगों में समानता, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जाती हों। दो मूल कर्तव्य इसके अंदर समाये गए हैं। पहला तो समरसता की भावना और समान भ्रातृत्व की भावना को जितनी भी क्षुद्र सीमाएं हैं उनसे ऊपर उठकर प्रचारित, प्रसारित और संरक्षित भी करना है। जैसे कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश या वर्ग के आधार पर कि शहरी और ग्रामीण और ये जो वर्ग हैं ये आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। या यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि अनेकों अनेक धर्म भारत में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, या किसी धर्म खास की तरफ इशारा करके कहता है कि ये दो धर्म दो अलग तरह की विरासतें, दो अलग तरह की संस्कृति हैं और एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, यह मूल कर्तव्यों के विरुद्ध जाने वाला वक्तव्य है। ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। तो जो भ्रातृत्व का भाव है ये सभी क्षुद्र सीमाओं से ऊपर उठकर हमें समाज में स्थापित करना है। साथ ही भाषा के आधार पर कि सभी, अब ठीक है हमने बात की है अनुच्छेद 29 की जिसमें बात की है कि भाषा को आप अपनी संरक्षित कर सकते हैं, बट भाषा तभी संरक्षित नहीं होगी जब आप दूसरी किसी भाषा का अपमान करें या अपनी भाषा की प्रतिष्ठा को दूसरी भाषाओं से ऊपर दिखाने की कोशिश करें। यह भ्रातृत्व के भाव के विरुद्ध जाने वाली गतिविधि है। तो सभी भाषाओं का सम्मान और प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह जो हम देखते हैं कि कभी, अब मैं राज्यों का नाम सिर्फ उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, मैं पूरे राज्य को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, परंतु यदि हम ऐसे समाचारों को सुनते हैं कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों या फिर हिंदी भाषी राज्यों से गए प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमले किए गए हैं, या महाराष्ट्र में हिंसक गतिविधियां हैं जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके ऊपर, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं प्रदेश आधारित क्षुद्र क्षेत्रीय जो आपकी गणनाएं हैं कि इसके आधार पे हम अलग और तुम अलग हैं, यह मूल कर्तव्यों के खिलाफ जाती बात है। अब आते हैं इससे भी एक बेहतर मूल कर्तव्य जो कम से कम हर नागरिक को तो निभाना ही चाहिए। शायद ये आपको बड़ी बात लगती हो। एक और बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे, वो है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। जितनी भी ऐसे रीति रिवाज गतिविधियां हैं जो स्त्री सम्मान, महिला सम्मान के विरुद्ध हैं, उन सब का त्याग फौरन सभी नागरिकों को कर देना है, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो। महिलाओं को भी ऐसा कोई गतिविधि नहीं करनी है जो महिला सम्मान के विरुद्ध जाती हो। अब हम अगर अपने आसपास नजर डालें तो ऐसी हजारों हजार गतिविधियां या रीति रिवाज हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो स्त्री सम्मान के भी विरोधी हैं और स्त्री विरोधी भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दहेज व्यवस्था जो अभी भी चली आ रही है देश के अंदर, समाज के अंदर, यह महिला सम्मान के विरुद्ध जाती है। अब इसके अलावा आप चाहे भ्रूण हत्या कह लें, या फिर जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा के बराबर अवसर ना प्रदान करना हो, स्वास्थ्य सेवाएं ना प्रदान करना हो, या फिर यूं ही कह देना कि कोई व्यक्ति यूं भी कहता हो कि नहीं अच्छी बात है स्त्रियों को या बच्चियों को पढ़ना चाहिए और रोजगार भी करना चाहिए, परंतु देखिए स्त्रियों के लिए या बच्चियों के लिए तो ये अच्छा है कि पढ़ लिख कर वो अध्यापक की ही नौकरी करें या किसी बैंक की नौकरी कर लें। ये पुलिस की नौकरी, ये वर्दी वाली नौकरी, ये तो महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है। अगर यह भी कोई बात करता है तो ये स्त्री के सम्मान के विरुद्ध जाती प्रथा आप कैसे कमतर आंक सकते हैं। हम तो आज उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां पर हम फौज में भी स्त्रियों की बराबर भागीदारी की बात कर रहे हैं। उनको जो लड़ाई वाला क्षेत्र है उसमें भी उतारने की तैयारियां हैं, और फाइटर जेट की पायलट तो हमारे पास ऑलरेडी स्थापित हो भी चुकी हैं। तो इस तरह की सभी प्रथाओं को त्याग करना है। अब यूं समझें
कि अगर प्रत्येक नागरिक अपने इस छोटे से मूल कर्तव्य को भी निभा ले, मैं कहता हूं चलो 11 ना भी निभा पाए, अगर इसको भी निभा लें तो कितनी सारी जो हमारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उनका दमन किया जा सकता है। और यह जरूरी भी इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे स्त्री से तो संबंधित ही है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति की बहन नहीं है तो माँ, बुआ, चाची, ताई, दादी, कोई तो स्त्री है ही, भतीजी, आगे आने वाली पीढ़ी, बेटी। तो फिर यह जो प्रथाएं हैं जो महिला सम्मान के विरुद्ध जाती हैं, यह तो घूम फिरकर खुद उस व्यक्ति को ही चोट पहुंचाने वाली प्रथाएं हैं। तो ऐसी प्रथा जो घूम फिरकर आपको ही चोट पहुंचाएगी, कम से कम उसका त्याग तो तुरंत कर ही देना चाहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो एक तो अगर हम अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें हमें यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम अपनी जो विलक्षण भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसका संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मूल कर्तव्यों में अब हमारा यह मूल कर्तव्य है कि हम सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका भी परिरक्षण करें। पहले तो महत्व ही समझ लें कि हमारी एक सामासिक संस्कृति है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है जो साझी है, जो अलग अलग नहीं है। और सभी संस्कृतियों का जो अनेकतावाद है हमारे यहाँ पर संस्कृति के आधार पर, उन सब संस्कृतियों का सम्मान करना है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर अनुच्छेद 29 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने लोक नृत्यों का संरक्षण करें, तो आप अपने लोक नृत्यों का भी संरक्षण करें, साथ में जो दूसरे लोक नृत्य हैं उनको भी बराबर का आदर दें। तो यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य में कालबेलिया नाच को अच्छा समझता है तो याद रखें उसे असम के बिहू नृत्य के विरुद्ध अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर पंजाब के गिद्दा भंगड़ा के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। आप बराबर सम्मान दें। और जब हम बात कर रहे हैं सामासिक संस्कृति का, तो सभी आधारों की संस्कृति, जैसे एक बड़ी दुखद घटना इस भारत देश में हुई 6 दिसंबर 1992। हाँ, हम अयोध्या, हम बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। उस दिन सिर्फ बाबरी नहीं गिरी, उसके साथ बहुत कुछ गिर गया, सामाजिक मूल्य भी गिरे थे। जो हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष होने की अवधारणा है, समाज में उसका काफी हद तक ह्रास हुआ था। और खासकर जो सबसे बड़ी चोट पहुंची वो हमारी एक साझी विरासत की अवधारणा गंगा जमनी तहजीब को पहुंची। जैसे हम जिस गंगा जमुना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अवधारणा चलती है, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण अवधारणा, लोगों के बीच एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, भ्रातृत्व का भाव फैलाने के लिए। यह अवधारणा कहती है कि जैसे गंगा और जमुना 2 नदियां, और फिर इनकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। अब वो सारी सहायक नदियां और ये 2 बड़ी नदियां मिलकर एक बहुत ही विशिष्ट वातावरण आपको देती हैं, जिसमें उत्तर भारत के उपजाऊ जमीन है, जिसमें चारों तरफ आप देखेंगे तो प्रफुल्लित कर देने वाली व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, वो आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। तो जैसे गंगा और जमुना 2 नदियां एक संस्कृति बना रही हैं, ऐसे ही इसी इलाके में रहने वाले 2 प्रमुख धर्म, हिंदू और मुसलमान, वो भी गंगा और जमुना की तरह मिलकर रहेंगे और एक प्रफुल्लित कर देने वाली व्यवस्था का निर्माण करेंगे, जो समाज को भी प्रफुल्लित करेगा, जो आपकी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक सोच को भी प्रफुल्लित करेगा। तो एक गंगा जमनी तहजीब थी हमारे पास, जिसके ऊपर आक्षेप हुआ हमारे यहाँ पर जो धार्मिक द्वंद्व चल रहे हैं, जो अनेक समुदायों में एक लड़ाई करा देने की भावना है। हमें उन सब से ऊपर उठना है और हमें हर आधार पर सामासिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का न सिर्फ महत्व समझना है, बल्कि उसका परिरक्षण भी करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इन सब की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सब के प्रति दया का भाव रखना है और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देना है। तो इससे पहले हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 का में भी देखा था कि वहां पर राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसी नीतियां लेकर आए जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। परंतु पर्यावरण का संरक्षण एक इतना विशाल वृहद स्तर है जो सिर्फ राज्य की कोशिशों से नहीं हासिल किया जा सकता है। तो इसके लिए नागरिकों की भी भागीदारी तय की गई है कि अब आप भी साथ आएं और जो भी
पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, इसके संरक्षण के लिए कार्यरत हों और कम से कम नुकसान तो ना ही पहुंचाएं। आगे चलते हैं, देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकसित करें। इसको अगर देखें तो एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने के लिए कितनी सुंदर अवधारणा दी गई है। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का आप अनुसरण करें, इसको बढ़ाने का काम करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उधर तो आपने अनुच्छेद 25 में ये बात की है कि आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों को अपना सकते हैं, उसके अनुसार अपनी जीवन शैली बना सकते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो पहली बात तो हम ये समझें कि धर्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते हैं। आप अपने जीवन में उतने ही धार्मिक भी हो सकते हैं जितना आप अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। ये समरसता के भाव में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की एक सूची बनाएं और मैं आपसे कहूं कि 5 नाम मुझे सुझाइए, तो मुझे उम्मीद है उन 5 नामों में से पहला नहीं तो दूसरा डॉक्टर APJ कलाम साहब का जरूर होगा कि बहुत बड़े वैज्ञानिक, देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। परंतु यदि हम डॉक्टर APJ कलाम साहब की आत्मकथा अग्नि के पंख पढ़ें तो वो बताते हैं कि शुरुआती दौर से और अंत तक उनके जीवन पर धर्म का कितना प्रभाव रहा है, कितना कुछ सीखा है वहां से उन्होंने। अपने पिता के ढेरों उदाहरण इसमें वो देते हैं। तो याद रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी आशा यह हो सकती है आप धर्म को ना छोड़ दें, परंतु कम से कम इतना करें कि धर्म में जो अंधविश्वास है, सभी धर्मों में है, जो शायद कर्म कांड हैं, जो अंधविश्वास हैं, कम से कम आप उनको छोड़ दें। धर्म में भी शुद्धता आएगी और साथ में आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होगा। साथ ही मानववाद को आप आगे लेके जाएं और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हर पल आपको उत्सुक होना चाहिए। हम कहते हैं ना जिज्ञासु प्रवृत्ति का, तो हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए कि हम अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव, किसी भी स्थान पर हों, हम ज्ञानार्जन बंद ना करें, हम किसी ना किसी रूप से ज्ञान ग्रहण करते रहें। और फिर आगे बात करें तो हम बात कर रहे हैं सुधार की भावना को विकास करें। आप जहां भी, जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी पद में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, कोशिश करें कि खुद में और आसपास आप सुधार की भावना से प्रेरित होकर कार्यरत रहें। और यहाँ पर सुधार की बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं समाज में या राजनीति में सुधार ला दूंगा, वो तो शायद आसान काम है। हाँ, वो शायद आसान काम है, बरक्स इसके कि आप खुद में सुधार ला सकें। हमारे बहुत सारे समाजशास्त्री मानते हैं कि सबसे मुश्किल काम है खुद में सुधार लाना। तो वो सभी लोग जो सुबह पढ़ाई के लिए 5 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन जो उनके मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा होता है और वो अंग्रेज़ी में एक लिखा आता है कि स्नूज़, 10 मिनट स्नूज़, 20 मिनट स्नूज़, अगर हम लगातार वही कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो कोशिश करें और कुछ ना सही आज हम ये सुधार लेके आएंगे कि हम सुबह जो हमने सोचा है 5 बजे उठना, हम उतना तो करके देखें। तो यह आपके अंतर्निहित सुधारों से भी जुड़ा हुआ है। आप खुद में कितना सुधार ला सकते हैं। आप जहां आज हैं, तो क्या 2 साल बाद भी आप इसी अवस्था में रहना चाहेंगे? वो आपकी आर्थिक, सामाजिक, वो आपकी खुद की सोच की अवस्था, आप उसमें कैसे सुधार लाते हैं। तो यह संपूर्ण सुधार के विकास की बात करता है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 2 चीजें, एक तो जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है इसकी सुरक्षा करें, एक तो इसको हानि ना पहुंचाएं, ठीक है, और दूसरा आप हिंसा से दूर रहें। मतलब ये नहीं है कि कहीं पर कोई समुदाय धरने पे बैठा है, 4 दिन उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, तो 5वें दिन उन्होंने 2 सरकारी बसें, एक थाना जला दिया। इस तरह की ये जो आगजनी की घटनाएं हम सुनते रहते हैं धरने प्रदर्शन के नाम पर, ये नहीं होनी चाहिए। और संपत्ति की सुरक्षा, भाई इसके लिए भी आपको रात को 4 लोगों के इकट्ठे होकर पहरा देने की जरूरत नहीं है। आप यूं करें, जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो तहजीब के साथ इस्तेमाल करें, उसको ज्यादा दूषित ना करें। अगर हम यूं देखें कि भाई ठीक है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, वो बहुत आसान है इनको समझना, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आसानी समझ आ जाती है। परंतु इनका प्रयोजन क्या है, हम इनको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ देखें कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कोई बात करें तो उदाहरण के तौर पर कि भाई मैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या करता हूँ, मैं स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देता हूँ, मैं सार्वजनिक संपत्ति को गंदा नहीं करता हूँ। अब कोई भी जगह अगर गंदी कम होगी
तो फिर वो ज़्यादा देर तक कार्यकारी अवस्था में रह सकती है। मतलब हमारे कई शहर और वहाँ के कई पुल, जहाँ पर ये तक समाचार आते हैं कि लोगों ने पान गुटखा खाकर थूक थूक कर वो जो उसका लोहा है या फिर उस पर अगर और धातु लगी है उसको तक खराब कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है इसमें अपना योगदान देकर भी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। और हिंसा से तो दूर रहना है, किसी भी क्षेत्र में हिंसा कोई आपका मार्ग नहीं हो सकता है। फिर आगे आते हैं जी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर इस तरह के प्रयास करेगा कि वह सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े। सतत प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें। मतलब जैसा कि कई भाषाओं में, कई क्षेत्रों में ये कहावतें भी हैं, ये हिंदी पिक्चरों में भी इस्तेमाल की गई है कि मैं जो भी काम करूंगा उसमें नंबर 1 पे मेरा नाम आना चाहिए। मतलब मैं घास काटने वाला भी बनूं तो ऐसा घास काटने वाला बनूं कि जब मेरे क्षेत्र में घास काटने के लिए किसी को याद किया जाए तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाए। उससे बेहतर घास कोई नहीं काटता है। अपने क्षेत्र में उत्कर्ष को प्राप्त करना। मतलब मैं यदि चेतन भारत लर्निंग पर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं तो मेरा मूल कर्तव्य यह है कि मैं इस ओर सतत प्रयास करूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान मानवेंद्र सिंह मांगट से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है। या जब हम चेतन भारत लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमारा मूल कर्तव्य यह है कि हमारी सामूहिक गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए कि लोक सेवा परीक्षाओं के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। हमारा प्रयास निरंतर सतत तौर पर इसी दिशा में जारी है। देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। परंतु अब आते हैं विद्यार्थियों की तरफ। जब आपने यह ठान लिया है कि आपको लोक सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आपको उसमें स्थान प्राप्त करना है, तो मैं आपको भी ये सलाह दूंगा, अब आपका भी मूल कर्तव्य है कि आप इस दिशा में अपने प्रयत्न लगाएं। प्रयास इस दिशा में होने चाहिए कि आप उत्कर्ष की प्राप्ति करें। मतलब यह सिर्फ नहीं कि प्रारंभिकी हो जाएगा फिर हम मुख्य लिखित परीक्षा में बैठ जाएंगे या हमें साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाएगा। यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए गारंटीड सिलेक्शन आपकी लोक सेवा परीक्षाओं के अंदर। मतलब फिर आप अपना उद्देश्य बनाएं कि पहले 10 रैंक में तो कम से कम नाम आना चाहिए। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हम मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा में चल रहे हैं। मतलब अब तो संविधान भी गुजारिश करने लगा है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उत्कर्ष की प्राप्ति करें। अब हमें मेहनत और बढ़ानी होगी। आगे देखते हैं। और ये सब किस लिए करना है? व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर, ताकि संपूर्ण राष्ट्र निरंतर हमारी उपलब्धियों और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता चला जाए। अब हम 10 मूल कर्तव्यों की बात कर चुके हैं। अब आते हैं 11वीं की तरफ। जैसे हमने बात की, जब 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में यह भाग जोड़ा गया तो सिर्फ 10 ही थे, 11वां नहीं था। तो सबसे पहले 11वां, जो प्रारंभिकी में कई बार पूछा जाता है, तो ये 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा साल 2002 में जोड़ा गया है, जब 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया। तो अब यहां पर क्या है, जो भी व्यक्ति हैं तो उनके जो माता पिता हैं उनको 6 से 14 साल तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हैं। सौंदर्य देखिए संविधान का और भारतीय संविधान की सोच के 21 का के तहत बच्चों के मौलिक अधिकार की संरचना की गई है और वहीं पर साथ ही में मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में माता पिता का यह कर्तव्य लाजिम कर दिया गया कि आप 6 से 14 साल तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर मुहैया कराएंगे। और शिक्षा का अवसर क्या मुहैया कराना है? बस तैयार कर विद्यालय तक ही तो भेजना है। विद्यालय में शिक्षा की जो गारंटी स्कीम है उसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ तक कि जो अपराह्न भोजन योजना है उसके तहत दोपहर का भोजन पहले से ही दिया जा रहा है। फ्री किताबें, फ्री बस्ते, ऐसी ढेरों जो सुविधाएं हैं वो विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो हम समझ चुके हैं अब तक 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। आपसे मेरा अनुरोध यह है कि एक तो परीक्षा के लिए इसको तैयार करें, तो 11 के 11 कर्तव्य रट्टा लगाने की नहीं भी जरूरत है, तो इसको 5 से 7 बार सूची को पढ़ें। इसके क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं उनके बारे में सोचें, ताकि मस्तिष्क में यह चीज आपके बैठ जाए। और दूसरा,
इस अध्याय को आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए ना पढ़ें, फिर इसको कमतर जानना होगा। आप कोशिश करें कि इनको अच्छे से समझ के आप अपनी जो रोजाना की दिनचर्या है उसमें भी सम्मिलित करें। यह आपको ना सिर्फ एक लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए बेहतर अभ्यर्थी बनाता है, आकांक्षी बनाता है, वरन यह साथ ही आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर भी अग्रसर करता है। तो ऐसी चीजों को यदि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में, जीवन शैली में सम्मिलित करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनने की तरफ भी बढ़ते हैं। इसी तरह से समाज भी बेहतर होता चला जाएगा। हम समझ चुके हैं मूल कर्तव्यों की अवधारणा को। अब इसमें से प्रश्न इस तरह से कि ज्यादातर यही पूछा जाता है, जैसे हमने एक पहली जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने जिक्र किया था कि संशोधन कौन सा है, समिति स्वर्ण सिंह समिति जिसके आधार पर अनुशंसा पर ये सारे मूल कर्तव्य बनाए गए हैं। गैर न्यायोचित है, यदि संसद या विधानमंडल कोई विधि बना देगा तो फिर ये न्यायोचित हो जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आप प्रारंभिकी के तौर पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज की कक्षा के दूसरे प्रसंग की तरफ, और वो है भारतीय संविधान की मूल संरचना या फिर मूल ढांचे की व्यवस्था। अब जैसे हमने प्रारंभ में बात की थी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ अनुच्छेदों में कुछ आपसी हमें द्वंद्व देखने को मिला, परस्पर द्वंद्व देखने को मिला, और उसी से उपजी है यह धारा जिसको कहा जाता है संविधान का मूल ढांचा। अब इसकी शुरुआत से बात हम शुरू करते हैं। तो जिन हम अनुच्छेदों के द्वंद्व की बात कर रहे हैं, यहां पर द्वंद्व था अनुच्छेद 19(1) के च में और अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग के मध्य, और इसी के साथ आप अनुच्छेद 31 को भी यहां पर रख सकते हैं। अब क्या है ऐसा इन अनुच्छेदों में? तो सबसे पहले 19 अनुच्छेद की हम बात करें और 31 की, तो यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया था। इसका मतलब यह है कि राज्य संपत्ति के अधिकार की उल्लंघना नहीं कर सकता है, सरकार संपत्तियां जब्त नहीं कर सकती हैं, स्वामित्व लोगों के पास रहेगा जिनकी वो संपत्ति है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर खासकर 24 और 2 26, 26 और 4 30। तो ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ई ऑप्शन डाल दें 30, तो क्या आपका 30 आपका आंसर है? गलत, 30 नहीं है। जनरली आपकी कहानी जो है वो यूनिट प्लेस के बिहाफ पे, हाँ कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि हम 30 से इसको यूज करते होते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, उस पर भी मत जाइएगा। अभी उस कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे करेंगे तो आई विल टेल यू कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। सर आप बात यूनिट प्लेस की कर रहे हैं, 2⁴16 तो होता है, बट यूनिट प्लेस आपको ये लेके चलना है 6। जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो सभी लोगों को समान अवसर के रूप में प्राप्त हों, सकेंद्रण ना हो, कुछ ही लोगों के पास उत्पादन के सारे साधन ना चले जाएं, तो एक समतामूलक समाज का निर्माण होगा, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। अब देख लेते हैं फिर ये आपस में कैसे टकराए। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो भी देश के भौतिक संसाधन है उनका समवितरण हो, और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं संपत्ति, जमीन, तो यह जो भौतिक संसाधन में है उसमें एक मुख्य संसाधन के तौर पर स्थापित है। तो अब जब हम वापस आते हैं कि मौलिक अधिकारों में दे दिया गया संपत्ति का अधिकार, तो उस वक्त संपत्ति, जमीन, भूमि, यह बड़े तौर पर किसके पास है? यह उस वक्त सिर्फ कुछ बड़े राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के पास है, या फिर जमींदारों और जागीरदारों के पास है, जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान गलत पट्टे दाखिल कर करके खुद को गलत तरीके से भूमि के स्वामी के तौर पर स्थापित कर लिया है। अब हमें जमींदारी, जागीरदारी भी खत्म करनी है, साथ ही राजे नवाबों के पास जो अताह भूमि है स्वामित्व के नाम पर, वो वापस लेनी है और समाज में उसका संवितरण करना है। और इसके अलावा भी यदि हम देखें तो जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर उनको समाज में स्थापित करना है, जो कि सकारात्मक कर्तव्य है राज्य का, उसके लिए राज्य के पास संसाधन होने जरूरी हैं। जैसे सभी लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, सभी लोगों को समान काम के लिए समान वेतन देना है, या फिर शिक्षा का अधिकार देना है। शिक्षा के अधिकार समझ लेते हैं भाई, यदि हमें भारत देश के सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार देना है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है, इसके लिए हमें विद्यालयों का निर्माण करना होगा, विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति, उनके वेतनमान की व्यवस्था करनी होगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें अध्यापकों से इतर लिपिक जो कर्मचारी हैं उनको भी नियुक्ति देनी होगी और वेतनमान देना होगा। अब विद्यालय बनाएंगे कहाँ? जमीन पर ही तो बनाएंगे। इसके अलावा जब भारत में आप
सड़कें बनाएंगे, रेल बनाएंगे, हम अपनी ऊर्जा के संसाधन तय करेंगे, जिसके लिए हमें बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने होंगे। तो इन सब के लिए भूमि चाहिए, और भूमि का स्वामित्व है लोगों के पास, उसमें भी कुछ बड़े सरमाएदारों के पास, राजे महाराजे, जमींदार, जागीरदार। अब यहाँ पर यह परेशानी आती है कि स्वामित्व का अधिकार, या फिर हम कहें संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार, यदि ये मौलिक अधिकार है तो इसकी उल्लंघना नहीं कर सकती है सरकार, इन लोगों से जमीन नहीं ले सकती है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहला संवैधानिक संशोधन किया जाता है साल 1951 में ही। बहुत आलोचना भी हुई थी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लाकर एक संविधान बनाया जो 15 महीने नहीं चल पाया। 15 महीने में आपको बैसाखियों की जरूरत पड़ गई, पर यह बैसाखी नहीं थी, वरन जो संविधान की मूल भावना में निहित मूल्य हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए यह संवैधानिक संशोधन किया गया। और यही जो अंतर्द्वंद है, इससे निजात पाने के लिए हमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ा। तो क्या था पहला संवैधानिक संशोधन? इसके जरिए अनुच्छेद 31 का 31वां और साथ में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। 31 का के तहत, अनुच्छेद 31 का के तहत यह व्यवस्था लाई गई कि सरकार संपत्ति का प्रबंधन कर सकती है। मतलब संपत्ति का स्वामित्व वो लोगों के पास ही रहेगा, परंतु उसका प्रबंधन राज्य कर सकता है। मान लीजिए आपकी कोई बड़ी भूमि है, स्वामी आप ही हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इसका प्रबंधन राज्य करेगा। अब वो कुछ समय कितना है, 5 साल या 500 साल, यह नहीं बताया गया। तो प्रबंधन के नाम पर कहीं ना कहीं जो भूमि है उसके ऊपर अधिकार के तौर पर राज्य स्थापित होना चाहता था। और इससे भी ज्यादा कमाल की चीज वो है 31 ख, और इसके तहत अनुसूची 9 में रखे गए कानूनों को अदालतों के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून जिसको भारतीय संसद अधिनियमित करने के बाद भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में जगह दे देती है, वहां पर जोड़ देती है, तो ऐसे विधियों का, ऐसे कानूनों का न्यायिक समीक्षा के लिए जाना अब संभव नहीं है। इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। अब जब न्यायिक समीक्षा नहीं होगी इन कानूनों की, तो जो अनुच्छेद 13 है वो इन पर लागू नहीं होगा। अब वापस आते हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में हमने यह अध्ययन किया था कि कोई भी विधि, कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करता है तो ऐसे विधियों को, ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं हो पाएंगे। तो पहले क्या व्यवस्था थी इस अगर हम संवैधानिक संशोधन से पहले देखें, यदि राज्य ऐसा कोई भी कानून, कोई भी विधि लेके आता है जिससे लोगों की संपत्ति या भूमि को सरकार अधिग्रहित करती है, तो ऐसे लोग तुरंत सर्वोच्च न्यायालय पहुंचेंगे और कहेंगे जी हमारे तो मौलिक अधिकारों की उल्लंघना हो रही है। तो अनुच्छेद 32 के द्वारा ना सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय उनके भूमि के अधिग्रहण को रोक देगा, वरन ऐसे जो समस्त विधियां हैं, कानून हैं, उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा असंवैधानिक करार देके। अब पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, ऐसी विधियों की न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगी। अब जब न्यायिक समीक्षा के लिए उन्हें नहीं ले जाया जा सकता है, तो फिर उनको असंवैधानिक करार करके निरस्त कैसे किया जाएगा। तो यह एक संरक्षण दिया गया ऐसी विधियों को जिनके द्वारा राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, भूमि का अधिग्रहण करेगा, और उनको अनुच्छेद 13 से बचा लिया जाएगा। आज भी यदि आप भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को खोलकर पढ़ें, इसमें लगभग 284 विधियों का वर्णन किया गया। उसमें से बहुसंख्यक जो विधियां हैं वो भूमि सुधारों से या भूमि अधिग्रहण से ही जुड़ी हुई हैं। तो यहीं पर हम यह भी समझ लेते हैं, ये जो प्रसंग की हम बात कर रहे हैं, ये ना सिर्फ संविधान की मूल संरचना का अध्ययन है, वरन मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले कई प्रश्नों का उत्तर है। जैसे क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, या किस प्रकार से किया जा सकता है, किस हद तक किया जा सकता है, और इसी के साथ भारत में भूमि सुधार की जो प्रक्रिया रही हुई है, कानूनी प्रक्रिया रही है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ी है। क्योंकि ये जो भूमि का अधिग्रहण है, ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी जेब में भूमि रखने के लिए की थी। यह भूमि का अधिग्रहण हुआ था राज्य में, पूरे भारत में भूमि सुधारों को स्थापित करने के लिए और जो भौतिक संसाधन हैं उनके समवितरण के लिए। अब आते हैं आगे, हम समझ चुके हैं कि प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा 31 का 31 खा और 31 खा के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को कानूनी स्थिरता दे दी गई कि कोई भी कानून यदि अनुच्छेद 9 में सम्मिलित किया जाता है तो उसको न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष नहीं ले जाया जा सकता है। यहां से मिल गई
राज्य को छूट, राज्य ने धड़ाधड़ कानून पास करने शुरू किए, 9वीं अनुसूची में डालने शुरू किए और भूमि का अधिग्रहण भारत में शुरू हो जाता है 1951 में ही। परंतु इसी पहले संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और केस हुआ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 1951 में ही निर्णय आता है और यह निर्णय राज्य के पक्ष में आता है। मतलब सबसे पहले जब पहले संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई और पहले संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इससे तो मौलिक अधिकारों की उल्लंघना पूर्णतया संभव है। मतलब कोई भी विधि पास करेंगे, कोई भी विधि अधिनियमित करेंगे संसद द्वारा और उसको अगर 9वीं सूची में रख देंगे तो फिर तो किसी भी मौलिक अधिकार की उल्लंघना हो जाएगी। सिर्फ संपत्ति नहीं, समानता, स्वतंत्रता, किसी भी अधिकार की उल्लंघना हो सकती है। हाँ, यह खतरा भी था, परंतु इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है, उन्होंने पहली बात तो पहले संवैधानिक संशोधन को उसकी संवैधानिकता को स्थापित कर दिया कि संवैधानिक जो आपकी व्यवस्था है उसके अंतर्निहित ही है, उससे बाहर नहीं है, ये असंवैधानिक नहीं है। और साथ ही यह स्थापित कैसे किया, तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उन्होंने माना कि अनुच्छेद 13 के तहत कानून का जो मतलब है उसमें संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। हम जब अनुच्छेद 13 पढ़ रहे थे तो हमने इसको मुख्य तौर पर देखा भी था प्रारंभिक की परीक्षा के लिए कि जब कानून शब्द की व्याख्या आपसे पूछी जाए तो कानून शब्द में क्या क्या आता है, तो इसमें जो भी संसद के द्वारा पास कोई अधिनियम है, तो इसके अलावा कोई नियम उपनियम है, तो वो सब, कोई अधिसूचना है सरकार की, वो सब है, पर संवैधानिक संशोधन शब्द नहीं लिखा गया है। तो कहा गया कि देखिए, जो अनुच्छेद 13 के कानून कोई मौलिक अधिकारों की उल्लंघना नहीं कर सकता है, उस कानूनों की परिभाषा में संवैधानिक संशोधन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब संवैधानिक संशोधन द्वारा तो मूल अधिकारों की उल्लंघना हो सकती है। और साथ ही ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा, मतलब संवैधानिक संशोधन के द्वारा संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की भी शक्ति शामिल है। मतलब मोटे तौर पर देखें, इस केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यह स्थापित करता है कि भारतीय संसद के पास दो तरह के कानूनों को, विधियों को अनियमित करने की शक्ति है। एक, अनुच्छेद 245 में जो भी सामान्य कानून है, अब वो आपराधिक कानून हो सकते हैं, वो सिविल कानून हो सकते हैं, वो सारे भारत देश के लिए बना सकते हैं। और साथ ही 368 में संविधान के संशोधन द्वारा एक मुख्य शक्ति भी है हमारी संसद के पास, जिससे संविधान निर्माण किया जा रहा है, या संविधान में कोई चीज जोड़कर यह एक विशिष्ट कानून बनाने की शक्ति भी संविधान के पास है, संसद के पास है। अब इस विशिष्ट शक्ति द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है संसद द्वारा संविधान में संशोधन करके, तो फिर आप अनुच्छेद 13 के द्वारा उसको असंवैधानिक करार नहीं दे सकते। दो तरह की शक्ति बता दी सर्वोच्च न्यायालय ने और राज्य का काम और आसान हो गया। अब राज्य धड़ाधड़ ऐसे कानून पास करने लगा और 9वीं सूची में उसको जोड़कर संपत्तियों का अधिग्रहण शुरू हो जाता है। परंतु इससे आगे फिर कुछ केस दर्ज किए जाते हैं, फिर कुछ चीज़ों को चुनौती दी जाती है। जैसे जो परिस्थितियां बदलेंगी वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस में बदलेगी। परंतु इसके पहले ऐसा क्या हुआ था कि फिर से ऐसे मसलों को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। तो मसला था 17वें संवैधानिक संशोधन का 1965 में हुआ, जिसके द्वारा 44 कानूनों को इकट्ठा ही 9वीं सूची में जोड़ दिया गया और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण शुरू होता है। अब इसको वैसे तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान में भी चुनौती दी गई थी, परंतु उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाला जो अपना निर्णय था उसी को जारी रखा। परंतु गोलकनाथ में चीजें पूर्ण रूपेण बदलती हैं। अब यहां पर क्या हुआ, उसी सत्र में संवैधानिक संशोधन 1965 वाले को चुनौती दी गई 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के अंदर। इसमें जो शंकरी प्रसाद निर्णय था या उसके बाद के सारे निर्णय थे, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पूरी तरह से बदल दिया और कहा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं चला रहा है। मैं सीधे तौर पे कहूं तो सबसे पहले तो जो और सबसे मुख्य तौर पर जो हमें याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब में यह कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं यह पारलौकिक और अपरिवर्तनीय स्थिति में हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन। सैक्रोसेंट
हैं, आप मौलिक अधिकारों को छू नहीं सकते हैं। मौलिक अधिकार राज्य किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में उल्लंघित नहीं कर सकता है। तो इनको पारलौकिक और अपरिवर्तनीय स्थिति दे दी है। और यह भी कहा गया संसद इनमें से किसी भी अधिकार को कम नहीं कर सकती है। मतलब कि ये एब्सोल्यूट राइट हैं, आप इन पर रोक नहीं लगा सकते, इनको कम नहीं किया जा सकता है। और इस सारे केस में अवधारणा क्या, जैसे माना जाता है कि संसद की और राज्य की, सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत बेइज्जती भी हुई थी। जैसे इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन्होंने ये कहा कि एक तो आपके पास ये जो हमारे ही सर्वोच्च न्यायालय का शंकरी प्रसाद का निर्णय है, ये पूर्णतया गलत है, और संविधान में संशोधन के द्वारा विशिष्ट विधि बनाने का ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है, क्योंकि मूल संविधान के अनुच्छेद 368 में शक्ति का जिक्र नहीं किया गया था, सिर्फ यह किया गया था कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि यहां पर सिर्फ प्रक्रिया का वर्णन है, संसद के पास तो शक्ति नहीं है। और अगर संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति मिलती है तो वो मिलती है अनुच्छेद 245 से, जहां से संसद को सामान्य विधियों के निर्माण की शक्ति दी जाती है। तो संसद के पास एक ही शक्ति है विधि बनाने की, वो है सामान्य शक्ति। उसी के द्वारा सामान्य विधियां बनाई जाती हैं और उसी के द्वारा बनाया जाता है संवैधानिक संशोधन कर कोई भी नया कानून। तो अब अगर क्योंकि संविधान में संशोधन भी आपकी एक सामान्य शक्ति है, तो इसके ऊपर अनुच्छेद 13 लागू होगा। मतलब संवैधानिक संशोधन के बाद यदि आप कोई भी कानून बनाते हैं तो अनुच्छेद 13 में उसकी संवैधानिकता की जांच की जा सकती है, उसको न्यायिक समीक्षा के लिए ले जाया जा सकता है। तो यहां पर जो पुरानी स्थिति चली आ रही थी वो पूरी तरह से बदल जाती है। और साथ ही कह दिया गया संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून है। याद करें, अभी हम पीछे क्या बात कर रहे थे, शंकरी प्रसाद जब पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 13 के तहत जो कानून की परिभाषा है उसमें संवैधानिक संशोधन नहीं आता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय भी दिया था। परंतु गोलकनाथ में स्थिति को पूरी तरह से बदलते हुए कहते हैं कि चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है अनुच्छेद 13 में, परंतु अनुच्छेद 13 के कानून की परिभाषा में संवैधानिक संशोधन भी द्वारा है। और कुल जमा बात ये कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यहां पर स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 1951 से लेके हम 1967 तक आ चुके हैं। सरकार बहुत सारी भूमि को अधिग्रहित कर चुकी है, परंतु अब इससे आगे नहीं कर पाएगी। अच्छा, साथ ही यह भी देखा गया कि अब वापस समय में जाकर जो भूमि अधिग्रहित हो चुकी है उसको तो वापस कर नहीं सकते हैं। कहीं सड़कें, कहीं रेलवे लाइन, तो कहीं बांध बन चुके हैं। तो इस निर्णय को आगे के समय के लिए लागू किया कि अब तक जितना कर लिया ठीक है, अब इसके आगे आप भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि भूमि या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार वो पारलौकिक और अपरिवर्तनीय हैं, उनको नहीं छेड़ा जा सकता है, संवैधानिक संशोधन से भी नहीं छेड़ा जा सकता है। अब सरकार पूरी तरह से, क्रिकेट की भाषा में कहें तो बैकफुट पर है कि अब तक जितना भी उन्होंने काम किया है वो सारी स्थिति, उसका आधार ही खत्म कर दिया गया है। आगे चलते हैं, फिर क्या घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ पर 1971 तक वही गोलकनाथ वाली स्थिति और देश में संशय का माहौल के अधिग्रहण होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन 1971 में, अब 1971 का साल अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी जो राजनीतिक पटल है उस पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी हैं, और साथ ही इंदिरा गांधी की सरकार बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए प्रयत्न में थी कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको अच्छे से लागू किया जाए। अब अगर कहानी के तौर पे देखें तो वही सारे लोग, जो सरकार, राज्य, सर्वोच्च न्यायालय में केस हार के वापस गया तो आते हैं इंदिरा गांधी के पास। मतलब मैं कहानी के तौर पर आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। अब इंदिरा गांधी मैडम क्या कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल देते हैं, मुझे आप अपनी परेशानी बताइए। तो सिंपल समझें, लोगों ने इंदिरा गांधी मैडम को समझाया होगा कि क्या, कि देखो, एक थी दीवार जो हम समझते थे बहुत कमजोर है, और एक था हमारा हथियार जो हम समझते थे बहुत शक्तिशाली है। भाई, हथियार संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा हम कुछ भी करें और उसकी संवैधानिकता की जांच नहीं होगी, क्योंकि ये तो विशिष्ट शक्ति है। और दूसरी तरफ दीवार थी अनुच्छेद 13 जो ये कहता था कि कोई भी कानून यदि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको असंवैधानिक करार करके निरस्त कर दिया जाएगा। तो हम समझते हैं दीवार तो कुछ भी नहीं है और हम संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। हम संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने आज बता दिया गोलकनाथ केस के अंदर कि दीवार बहुत मजबूत है और हमारा जो हथियार है, शस्त्र है, इसमें तो शक्ति नहीं है, अकेली प्रक्रिया है।
तो अब हम इस दीवार को भेद नहीं पाएंगे। तो इंदिरा गांधी या फिर उस वक्त की सरकार ने यूं कहें, देखिए इंदिरा गांधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस आप थोड़ा सा किसी व्यक्ति की परिकल्पना करके जोड़ के याद रख पाएं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी ने अकेले ये कर दिया। उस वक्त की जो सारी राजनीतिक व्यवस्था थी वो इस ओर कहीं ना कहीं लगी हुई थी। तो देख लेते हैं कैसे दीवार कमजोर करेंगे और कैसे हम अपने शस्त्र को पैनापन देंगे। तो इसमें कहा कि एक 24वां संवैधानिक संशोधन करेंगे और एक 25वां संवैधानिक संशोधन करेंगे। दोनों संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं ताकि गोलकनाथ केस में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदला जा सके। तो देखते हैं क्या किया गया। सबसे पहले अनुच्छेद 368 में खंड 1 जोड़ा गया और खंड 1 में यह लिख दिया कि संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संविधान के किसी भी अधिनियम को, भारतीय संविधान की किसी भी अनुच्छेद को या तो उसमें कुछ जोड़ सकती है, घटा सकती है या पूरी तरह से उसको खत्म भी कर सकती है। एक बार 368 अनुच्छेद का खंड 1 पढ़ते हैं और समझते हैं कि उस वक्त की संसद या इंदिरा गांधी सरकार क्या प्राप्त करना चाहती थी, कितनी शक्ति का केंद्रीकरण चाहती थी संसद के अंदर। तो 368 इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति और प्रक्रिया, जैसा हम बात कर रहे थे कि शक्ति शब्द भी जोड़ दिया गया और साथ ही यह कहा गया कि इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए, मतलब इस संविधान में कहीं पे भी कुछ भी लिखा है, चाहे अनुच्छेद 13 में कुछ भी लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लागू होगा? जो यहां लिखा है। और क्या लिखा? संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, परिवर्तन या निरस्त कर सकती है। संवैधानिक शक्ति से मतलब अभिप्राय यह है कि जो संविधान सभा के पास शक्ति थी। याद रखिए, संविधान सभा के पास तो पूर्ण रूपेण शक्ति थी। वो जैसा चाहते वैसा इस संविधान को बना सकते थे, वैसा ही उन्होंने बनाया भी। तो क्या हमारी संसद के पास भी 368 के तहत वही शक्तियां हैं जो संवैधानिक सभा के पास थी, संविधान सभा के पास थी? आगे बात करेंगे केशवानंद भारती के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में। तो अब वापस चलते हैं। ये तो जोड़ दिया गया 24वें संवैधानिक संशोधन के साथ ही, और साथ ही अनुच्छेद 13 में एक खंड 4 जोड़ा गया और 368 में खंड 3 भी जोड़ा गया, एक बंद जोड़ दिए गए। दोनों में बात एक ही लिखी गई है, जैसे यहां पर है कि अनुच्छेद 13 में यह लिख दिया गया, इस अनुच्छेद में कुछ भी अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होता। भाई ये दीवार ही तो कमजोर करनी थी और गोलकनाथ ने कहा था ना कि अनुच्छेद 13 तो संवैधानिक संशोधन पर भी लागू होगा। ये बात ही लिख दी गई कि अनुच्छेद 13 संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होगा। अब दीवार कमजोर हो चुकी है और जो आपका शस्त्र है यह भी पूर्ण रूपेण शक्तिशाली हो चुका है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन लाया जा सकता है और संविधान में चाहे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयारी मुकम्मल है और अब फिर से गोलकनाथ की से पहले की जो स्थिति थी उस पर वापस जाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं रुके उस वक्त की संसद, और 25वां संवैधानिक संशोधन भी साथ ही किया गया 1971 में ही, और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 31 ग एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें यह जोड़ा गया कि यदि कोई भी कानून राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का काम करता है तो फिर ऐसे कानून की संवैधानिक जांच नहीं हो सकती, संवैधानिकता की जांच नहीं हो सकती है, न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं ले जाया जा सकता, चाहे वह किसी मौलिक अधिकार की ही उल्लंघना करता हो। मतलब कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर बिठा दिया गया। यदि सरकार ऐसा कोई भी कानून लेकर आती है जो नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए है और उसकी वजह से यदि कोई भी मौलिक अधिकार उल्लंघित होता है तो ना तो इसको रोका जा सकता और दूसरा ऐसे कानूनों को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे कौन से कानून थे? तो जाहिर सी बात है राज्य के नीति निदेशक तत्व 39 ग और घ की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही जो मौलिक अधिकारों की उल्लंघना होगी वो उस वक्त के अनुच्छेद 19 और 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में है। तो इस तरह से एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जिसमें गोलकनाथ से पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी को लागू कर सकें और राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सके। अब ये सारे संवैधानिक संशोधन हो जाते हैं। उधर गोलकनाथ का जो निर्णय था वो भी, और देश में पूरी तरह से संशय का माहौल बना हुआ है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में यह लड़ाई किस तरफ जाएगी। आप देख रहे हैं कि संवैधानिक संशोधन किया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को खारिज करने के लिए, उससे ऊपर अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो अब इस सारी लड़ाई के दौर में साल आता है 1973 और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक केस
जो केरल के हाईकोर्ट से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है। इस मामले की गंभीरता को सर्वोच्च न्यायालय भी समझ चुका था। भारत में पहली बार सबसे बड़ी खंडपीठ तय की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ, गोलकनाथ 11 न्यायाधीश। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के यदि किसी पुराने फैसले को पलटना हो तो आपको बड़े न्यायाधीशों की खंडपीठ, बड़े न्यायाधीश मतलब बड़े नंबर के आपको खंडपीठ चाहिए, कि अगर 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी उसके फैसले को 11 या 13 ज्यादा न्यायाधीश वाली खंडपीठ ही पलट सकती है। तो इस बार 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई जाती है। और फिर इस केस में सबसे पहले तो जो 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 और उसमें जो पहला खंड जोड़ा गया था उन सब की संवैधानिकता को स्थापित कर दिया जाता है कि ये असंवैधानिक नहीं है। संसद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कर सकती है, परंतु कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। अब इसमें क्या सीमाएं तय की गई? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जो गोलकनाथ मामले में अपना फैसला था उसको पलट दिया, गोलकनाथ के विपरीत इन्होंने निर्णय दिया है। अब आते हैं कि 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को हटाने या कम करने का अधिकार है। हटा सकते हैं आप, जो पहले कह रहे थे कि अपरावर्तित है, पारलौकिक है, वो स्थिति नहीं है, हटा सकती है संसद। और इस तरह के बदलावों से संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां से आती है मूल ढांचे की अवधारणा, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, कि भाई संविधान की जो संसद की संविधान को बदलने की, इसमें संशोधन की शक्तियां हैं, वो मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं। आप संविधान को जितना भी बदलना चाहते हैं आप बदल लीजिए, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय में सभी वकील हैरान कि ये मूल ढांचा क्या व्यवस्था है। हमने भी 395 आर्टिकल पढ़े, मूल ढांचा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसा ही कहा होगा कि ये तोहफा हमने खुद को दिया है। ये तोहफा हमने खुद को दिया से मतलब है कि यह जो हमारी जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ है, ये उसकी अवधारणा है, उसके द्वारा उद्घोषित किया गया है। संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता है। संविधान की मूल भावना को पढ़ने के बाद हम इस चीज का उद्घोष और स्थापन कर रहे हैं कि संविधान का एक मूल ढांचा भी है। आगे देखेंगे मूल ढांचा क्या है, परंतु उससे पहले देख लेते हैं कि मूल ढांचे और फिर जो संसद की शक्तियों को सीमित किया गया वो कैसे किया गया है। तो इसमें एक बात ये कही गई और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि ठीक है आपने शक्ति शब्द रखा, हम मानते हैं, और आप बाकी जो चीजें रखते हैं कि आप संविधान के किसी प्रावधान में जोड़ कर सकते हैं, परिवर्तन या निरस्त कर सकते हैं, ये भी हम मानते हैं, परंतु आपके पास संवैधानिक शक्ति नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझें। केशवानंद भारती में यह कहता है सर्वोच्च न्यायालय कि देखिए संवैधानिक जो निर्माण हो रहा था उसमें संविधान सभा के पास संवैधानिक शक्ति थी, वो जैसा चाहते वैसा संविधान बनाते, उन्होंने वैसा बनाया भी। उनको भारत के लोगों से वो शक्ति मिल रही थी, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में लिखा है। परंतु आप संसद हैं, आप संविधान के निर्माता नहीं है, वरन आपकी शक्तियां तो आप खुद संविधान से प्राप्त करते हैं। तो संविधान में जितनी सीमाएं आपकी शक्ति के ऊपर हैं, आप उनके तहत ही कानून या विधि बना सकते हैं। आप संविधान निर्माता नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात, आप संविधान को संविधान की ही धारा का इस्तेमाल करके खत्म नहीं कर सकते हैं। भाई अगर आप ये कहते हैं कि हम तो कोई भी प्रावधान बदल सकते हैं या उसमें किसी भी तरह का जोड़ घटाव या निरस्ती कर सकते हैं, तो आज आप 5 बदलेंगे, कल 50 बदलेंगे, इस तरह से तो आप 395 के 395 अनुच्छेद बदल देंगे, एक नया संविधान तैयार कर देंगे। कल को अगर भारत संसद ये कह दे कि आज के बाद लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, कोई निर्वाचन आयोग नहीं होगा, किसी तरह के चुनाव यहां नहीं कराए जाएंगे, और ये अगर संसद में जो है अधिनियमित कर दिया जाए संशोधन के द्वारा, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के रक्षण का काम करता है, क्या वो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेगा? तो बोला ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आप संविधान के एक अनुच्छेद का इस्तेमाल करके संविधान को मारने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम अवधारणा ला रहे हैं मूल ढांचे की, तो मूल ढांचे से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब मूल ढांचा क्या है इसको समझ लेते हैं। तो याद रखें, मूल संरचना या मूल ढांचा की अवधारणा यह कहती है जो प्रतिपादित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संवैधानिक अनुच्छेद में नहीं है। संविधान के कुछ अलंघनीय विशेषताएं हैं जिनका उल्लंघन एक संशोधन द्वारा भी नहीं किया जा सकता है।
कुछ मूलभूत चारित्रिक विशेषताएं हैं संविधान की जिसमें बदलाव नहीं संभव है। चाहे आप किसी विधि द्वारा करें, चाहे आप संवैधानिक संशोधन द्वारा करें, तो भी उन मूल चारित्रिक मूल्यों पर किसी प्रकार का संशोधन, किसी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपका संवैधानिक संशोधन जो संसद द्वारा किया जा रहा है, यह चाहे आप इस विधि को कहीं भी रखें, चाहे आप सूची 9 में रख दें, यदि वह मूल ढांचे से छेड़छाड़ करता है तो फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय हैं, ये उसकी संवैधानिकता की जांच करेंगे। न्यायिक व्याख्या के लिए उसको लाया जाएगा, न्यायिक समीक्षा उसकी की जाएगी। इसी निर्णय के बाद जो सूची 9 थी, जिसको बंद सूची कहा जाता है, बंद सूची इसलिए कि वहां पे रखी गई विधियों का न्यायिक समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय जाना संभव नहीं है, यह भी खत्म कर दिया गया। पूर्ण रूपेण नहीं, मतलब आज की व्यवस्था यह है कि सूची 9 में यदि कोई विधि रखी गई है और वो मूल ढांचे से छेड़छाड़ करती है, मूल ढांचे की उल्लंघना करने का काम करती है, तो उसको न्यायालय में उसकी संवैधानिकता की जांच के लिए लाया जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। परंतु यदि 9वीं सूची में रखी कोई विधि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है, तब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो आधे खुले आधे बंद के तौर पे आप देख सकते हैं। अब एक तो क्या याद रखेंगे, जो संविधान, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित अवधारणा है मूल संरचना की, ये क्या है कि संविधान की कुछ अलंघनीय विशेषताएं हैं, कुछ मूलभूत चारित्रिक विशेषताएं हैं जिनको संवैधानिक संशोधन द्वारा भी पलटा या बदला नहीं जा सकता। मूल ढांचे में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आते हैं इस तरफ कि भाई मूल ढांचे के फिर कौन कौन से तत्व हैं। तो याद रखें, अब ये संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं, मतलब संवैधानिक व्यवस्था संविधान के किसी अनुच्छेद में व्याख्यायित नहीं है, तो फिर इसकी कोई विस्तृत सूची हमारे पास नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के भिन्न भिन्न निर्णयों में अलग अलग तत्वों को यह मान्यता दी गई है कि वह मूल ढांचे का ही एक हिस्सा है, मूल संरचना का एक हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर संविधान की सर्वोच्चता, इससे कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यह सब वह तत्व हैं जो संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग हैं। इनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे आप याद करें 99 संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा लाया गया था, जो हमारा कलीजियम सिस्टम है, जो उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो उसको हटाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई थी जिसको कहते थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उस सारी संवैधानिक संशोधन को ही असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो वो केस भी था स्कारा बनाम भारत संघ, और 2015 में इसका निर्णय आया था। 2014 में तो ये जो संवैधानिक संशोधन था 99 वही हुआ था, 2015 में रद्द भी कर दिया गया। तो उसको किस आधार पर रद्द किया गया? उसको इसी आधार पर रद्द किया गया कि वह स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर एक हमला है, और स्वतंत्र न्यायपालिका जो आपके संविधान का मूल ढांचा है, मूल संरचना है, उसका अभिन्न अंग है। तो इस पर किसी प्रकार का आघात, आक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहां से आती है मूल ढांचे की अवधारणा। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती निर्णय आया था, और एक और चीज मिली थी भारत को, सचिन तेंदुलकर साहब। सचिन तेंदुलकर साहब का विजन 24 अप्रैल 1973 को। दो ऐसी चीजें जो भारत में नई नई उपलब्धियों का कारण बनते हैं, एक क्रिकेट जगत में, और दूसरा ये जो मूल ढांचे की अवधारणा है, इससे भी बहुत सारी नई नई मान्यताओं को, मूल्यों को स्थापित किया गया है भारत के अंदर। तो यह है मूल ढांचे की अवधारणा। जो हमारा मुख्य परिपेक्ष है, परिक्षेत्र है अपने अध्ययन का, वो तो इतना जितना हमने बात की है, पर कुछ और आगे ले जाते हैं इसको। जैसे भारतीय संसद में इंदिरा गांधी सरकार ने हार नहीं मानी। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले गोलकनाथ निर्णय को बदलने के लिए 24वां और 25वां संशोधन, उसको बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का केशवानंद भारती निर्णय। अब केशवानंद भारती निर्णय को पलटने के लिए फिर एक कोशिश हुई, वो हुई 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। अब इसमें क्या किया गया? 368 जो अनुच्छेद है संविधान के संशोधन को व्यक्त करता है, उसमें खंड 4, खंड 5 जोड़ा गया। तो पहले तो ये कहा गया कि संवैधानिक संशोधन की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। मुड़ मुड़ कर वही बात की जा रही है कि न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे।
और दूसरा, संविधान के प्रावधान में संशोधन करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। मतलब जो सीमा लगाई थी केशवानंद भारती निर्णय में कि आप मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो एक उद्घोष किया गया कि हमें पूर्ण रूपेण संवैधानिक शक्ति है, हम संविधान को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, हमारे ऊपर कोई सीमा काम नहीं करेगी। यह 2 खंड 368(4) और 368(5) के तहत स्थापित किए गए, परंतु आने वाले वर्षों में इनको भी बदला गया है। एक जानकारी यह है कि एक केस होता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 में होगा, बहुत बाद में होगा जाकर। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 368 के 4 और 5वें खंड को, जो 42वें संशोधन में लाए गए थे, इनको अमान्य घोषित कर दिया है और कहा है क्योंकि जो न्यायिक समीक्षा है यह तो खुद जो आपका मूल ढांचा है उसका एक हिस्सा है, तो इसके ऊपर आघात नहीं होगा, आप न्यायिक समीक्षा से रोक नहीं सकते हैं न्यायालयों को। तो 4था और 5वां खंड लिखा हुआ तो आज भी है संविधान के अंदर, बट यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह मिनर्वा मिल्स केस में ना सिर्फ असंवैधानिक बल्कि अप्रासंगिक भी घोषित कर दिया गया है। अब इसी सब दौर में एक और बड़ा बदलाव क्या आता है, एक बदलाव आता है इसी सब के बीच में कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कि हुआ 1978 में, जो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर लाकर संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। अब ये मूल अधिकार ही नहीं रहा 1978 में। तो अब वो जो सब मूल अधिकारों का एक संरक्षण प्राप्त था संपत्ति के अधिकार को, वो खत्म कर दिया गया है। तो अब सरकार कानून के द्वारा अधिकृत कर सकती है भूमि, उसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून भी हमारे पास है, वो 1978 के बाद की स्थिति है। अब एक सवाल ये आता है कि मूल अधिकार पढ़ते हुए हमने भी 1-2 बार कहा था कि सरकार चाहकर भी लोगों से अधिकार छीन नहीं सकती है, अनुचित तरीके से तो बिल्कुल नहीं छीन सकती है, यथोचित प्रतिबंध जरूर लगाए जा सकते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ संभव कि संवैधानिक संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार को जड़ों से उखाड़कर मौलिक अधिकार से बाहर रख दिया गया? तो यह इसी वजह से हो पाया कि संपत्ति का अधिकार जो संविधान का मूल ढांचा है ये उसका हिस्सा नहीं था। तो अगर यह हटाया भी जा रहा है तो संविधान के मूल ढांचे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। इस वजह से यह संभव हो पाया कि संपत्ति के अधिकार को हम मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर ला पाए हैं। सो यह है सारा का सारा संविधान के मूल ढांचे की व्यवस्था और जो भी संविधान की मूल संरचना की हम व्यवस्था पढ़ते हैं। तो आज की कक्षा में हमने एक तो मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन किया है और दूसरी तरफ हमने अध्ययन किया है संविधान के मूल ढांचे का। ये जो हमारा दूसरा प्रसंग था संविधान का मूल ढांचा, इससे प्रारंभिकी में तो सीधे सीधे जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं इन पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे केशवानंद ये पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि जो संविधान के मूल ढांचे की व्यवस्था है, मूल संरचना की व्यवस्था है, ये कौन से केस के निर्णय द्वारा स्थापित की गई है, या फिर क्या संविधान में मूल ढांचे का कोई वर्णन है? संविधान में तो है नहीं, ये तो न्यायिक निर्णय पर आधारित एक व्यवस्था है। इसके अलावा ये पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से केस में मौलिक अधिकारों को पारलौकिक या जिसकी उल्लंघना नहीं की जा सकती ऐसा दर्जा दे दिया गया, वो गोलकनाथ में दिया गया था। तो इस तरह के प्रारंभिक ही परंतु इससे संबंधित मुख्य लिखित परीक्षा में काफी प्रश्न आ सकते हैं, या फिर इन जानकारी का हम बहुत सारे मुख्य लिखित परीक्षा के उत्तरों में वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि मूल ढांचा एक बहुत ही वृहद अवधारणा है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को परिभाषित कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।